तो बच्चे पेपर आपका है। आपने किस टीचर से पढ़ा, आपने ऑनलाइन पढ़ा, आपने ऑफलाइन पढ़ा, आपने कैसे पढ़ा, मतलब ये कुछ मैटर नहीं करता, मतलब ये सब कुछ सेकेंडरी बातें हैं। कब? जब आप पेपर देने बैठोगे, मतलब जब वो 3 घंटे, वो जब आप किसी कहीं पर बैठे पेपर दे रहे हो, वो 3 घंटे आपके हैं और वो डिसाइड करेंगे कि हमारे मार्क्स जो हैं वो किस तरह से आएंगे या हमारी जो प्रेपरेशन है वो किस लेवल की है। देखो नॉर्मली कोई भी एक ऑफलाइन टीचर है चाहे ऑनलाइन टीचर है, वो आपको जानता है कि आप किस लेवल पे, आप इंटेलिजेंट लेवल पे हो, आप एवरेज लेवल पे हो, आप किस लेवल पे हो। बट एक एग्जामिनर आपको नहीं जानता, वो आपको जस्ट एक परसेप्शन मन में बना सकता है कि ये इंटेलिजेंट है, या मतलब जिस तरह से आपने पेपर को प्रेजेंट किया है वो वहां से देख सकता है कि आप किस लेवल पे हो। और अगर आप पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करके आते हो तो आपके मार्क्स जो हैं वो इंप्रूव हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो को यहीं से स्टार्ट किया कि पेपर आपका है, और इस लाइन को हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे, और इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है नितिन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। देखो आपको पता है हम मैथ्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, और हमारी मैथ्स की प्रेपरेशन जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जैसा कि मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज को लेके वो मैं इस वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। देखो फर्स्ट 15 मिनट्स, देखो ये फर्स्ट 15 मिनट्स है ना, ये बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि इस टाइम ना हमारे दिमाग में बहुत से थॉट्स होते हैं कि पेपर कहाँ से आएगा, बाहर से आ गया तो पेपर में ये सेट आ गया, तो ये मतलब बहुत से 100 ऑफ थॉट्स जो हैं वो आपके मन में चल रहे होते हैं। आपका मन इधर उधर भाग रहा होता है, और कभी गौर करना, आपकी जो हार्ट बीट है ना उस टाइम बड़ी फास्ट होती है, कि हम बहुत ज़्यादा एक ना अजीब सी सिचुएशन में होते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपने नहीं, हम सभी ने फील की होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँ तो आपने क्या करना है, थोड़ा टाइम, अगर आप एग्ज़ाम में कि मान लो सपोज क्लासरूम में चले गए, तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके ना लंबे सांस लेना, और सांस को रोकना, फिर धीरे धीरे छोड़ना। मतलब इस तरह से थोड़ी सी आपकी एंग्जाइटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आपको पहले 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने को मिलेगा, आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, आपने पॉजिटिव चीजें देखने की कोशिश करनी है। जैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप क्या करो, आप ना टैगिंग देना क्वेश्चंस। जैसे आप क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो, तो मैं आपको ये कहूंगा कि पहले ना जैसे बड़े क्वेश्चन केस स्टडीज को देख लेना, बड़े क्वेश्चन पहले देख लेना, वो जल्दी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन, उनको टैगिंग देना, ईजी, मीडियम, टफ। जैसे 21st क्वेश्चन है, आप देख लो कि उसको ये ई है, इजी है, ठीक है। 38th क्वेश्चन है, ये मीडियम है, ठीक है। 37th क्वेश्चन है, ये टफ है। इस तरह से टैगिंग दे देना। इससे क्या होगा कि आपके मन में ना कॉन्फिडेंस, देखो अगर आपके बहुत ज़्यादा ई और एम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको एक आइडिया सा हो जाएगा कि यस, पेपर जो है वो मेरे लेवल का है, मतलब जिसके आसपास मैंने तैयारी की है पेपर उसी में से आया, या मैं उस पेपर को जो है वो कर दूंगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ मतलब देखो नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखने लगोगे कि यस यार ये भी मुझे नहीं आता, ये भी मुझे नहीं आता, तो मतलब पैनिक होगे, और पैनिक अगर होगे, डर लगेगा, तो हम पेपर को इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, हम अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इतने अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए टैगिंग कर लेना, और इससे आपका टाइम भी सेव होगा कि मुझे ये पहले ये वाले क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आई होप इस पहले जो 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट्स जो हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको अच्छे से बता पाया। ठीक है, अब इसके आगे ना पेपर अटेम्प्ट ऑर्डर, अब ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है, क्योंकि कुछ टीचर्स इसको बताते हैं कि बच्चों को कि पहले ए सेक्शन करो, फिर बी करो, फिर सी करो, फिर डी करो। ठीक है, कुछ टीचर्स कहते हैं कि पीछे से स्टार्ट करो, डी से, फिर सी, फिर बी, फिर ए। और मैं सही बताऊं, मैं किसी को गलत, किसी को सही नहीं बोल रहा, मैं इन दोनों को नहीं मानता। देखो आप चाहे किसी भी ऑर्डर से कर लो, ना आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं ना आपके घटने वाले हैं। मैं आपको जस्ट फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। सपोज आपके सामने, मैंने कुछ एफर्ट्स किए थे, आपके सामने 2 बच्चों के पेपर हैं, एक राम का है, ठीक है, एक शाम का है। अब मान लो 16 पेज हैं दोनों में, ठीक है, और यहां पर पहले 3 पेज ये राम के हैं और ये पहले 3 पेज शाम के हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि वो बोलते हैं ना कि बिल्कुल फेयरली सोचने की कोशिश करना कि आपका आंसर क्या होगा। अब राम ने पहले 21st क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर 27th किया, फिर उसने 38th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर उसने 10th क्वेश्चन, फिर 13th, फिर 15th, इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए।
ठीक है। अब शाम ने जो है पहले क्वेश्चन छोड़ ही दिया, दूसरा क्वेश्चन भी छोड़ दिया, तीसरा आता लिख दिया, चौथा छोड़ दिया, सेवंथ छोड़ दिया, इस तरह से कुछ क्वेश्चन छोड़े, यहाँ पर कटिंग की हुई है। इस तरह से पहली 3 शीट्स हैं, और पहली 3 शीट्स को देख के अगर मैं सही हूं तो कोई भी मतलब कि रैंडमली इंसान है वो यही परसेप्शन अपने मन में बनाएगा कि ये जो बच्चा है ये थोड़े से अच्छे लेवल का है, इसने सभी क्वेश्चन ऑर्गेनाइज्ड वे में किए हुए हैं, चाहे शफलिंग करके किए हुए हैं, बट इसने एक ऑर्गेनाइज वे, मतलब यहां पर मैंने 3 पेज चेक करते करते मेरे दिमाग में परसेप्शन बन गई कि ये जो बच्चा है थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, ठीक है। और यहां पर चेक करते करते थोड़ी सी मन में परसेप्शन बन गई कि ये कुछ इतना इंटेलिजेंट, मतलब ये थोड़ा सा एवरेज से बच्चे का पेपर है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस इसने छोड़े हुए हैं, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, इसकी प्रेजेंटेशन मुझे कम अच्छी लगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अब देखो यहाँ हो भी सकता है कि उस टीचर के मन में ये परसेप्शन बन जाए कि ये इंटेलिजेंट बच्चे का पेपर है, तो वो जो है वो आपको मार्क्स जो है एक आधा नंबर ज़्यादा दे दे, या कई बार कोई नंबर कट करना हो, उसका मन ना करे कि मैं कट करूँगी, इसका पेपर बहुत अच्छा है। ये जस्ट, मैं ऐसे नहीं बोला कि ऐसा ही होता है, मैं जस्ट एक ह्यूमन एरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी एक इसमें पॉइंट ऐड कर देता हूँ। मान लो सपोज आपको सीरियल वाइज ही अटेम्प्ट करना है, आप कहते हो कि नहीं तो सर मैं तो सीरियल वाइज ही अटेम्प्ट करूंगा। अब सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है, लास्ट सेक्शन जो है उसमें 3 क्वेश्चन है या 6 क्वेश्चन है किसी में भी, तो आपको क्या ये पहले से पता है कि मुझे जो है ये 6 के 6 क्वेश्चन आते हैं? क्या कभी ऐसा होता है कि, मतलब मैं वैसे ही नॉर्मली बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनको सारा पेपर भी आता होता है, बट क्या ऐसा होता है कि सेक्शन डी में से मुझे सारे क्वेश्चन ही आते हैं, सेक्शन सी में से मुझे सारे क्वेश्चन ही आते हैं? और अगर आप सीरियल वाइज करने बैठे, मान लो फर्स्ट किया सेकंड किया, आपको क्या पता कि सेकंड क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन जो आपको आता नहीं कि उसके लिए मैं इतनी स्पेस ही छोड़ूं? और अगर आपने कम या ज़्यादा स्पेस छोड़ दी, फिर आप मतलब कि चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करोगे, सब कुछ मैसअप होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मैटर नहीं करता कि आप किसी भी देखो, आप किसी भी ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं, मतलब कि अगर मेरी सुनो, जिस तरह से मैंने पेपर अटेम्प्ट किया है, मैंने हमेशा इस तरह से अटेम्प्ट किया है कि जो क्वेश्चन मेरे को पहले आता है, देखो इसको सोच के देखो, थोड़ा सोच के देखो, हमेशा क्या होता है, हमारी स्टार्टिंग में हार्ट बीट फास्ट होती है, ठीक है। अब राम बन के सोचो, अब राम ने क्या किया, ये क्वेश्चन कर दिया, ये 3 नंबर क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कर दिया, फिर उसने 5 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, ये 4 नंबर की केस स्टडी उसने कर दी, फिर उसने 1 नंबर क्वेश्चन, ये 1 नंबर, मतलब ऐसे करते करते उसने 27 मार्क्स का पेपर, मतलब कि मान लो पहले आधे पौने घंटे में कर लिया, ठीक है। और यहां पर दूसरा बच्चा जिसने जगह छोड़ी है और उसने ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन छोड़ दिए आधे पौने घंटे में, और अराउंड 12-13 नंबर का पेपर ही किए। अब ये जो बच्चा है ना, इसको कॉन्फिडेंस बनेगा, क्योंकि इसकी धीरे धीरे हार्ट बीट्स नॉर्मल होती जाएगी कि यस मैंने पास होने वाला तो कर ही लिया है, अब मैं पेपर को, मतलब उसको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे होता है ना कि जब हम मान लो क्रिकेट का मैच है, अब पहली बॉल जब हम, मतलब कि बैट्समैन जो है वो, मतलब कि उसको पहली बॉल जब पहली डिलीवरी वो रिसीव करता है, पहली जब बॉल वो खेलने जाता है, बहुत प्रेशर होता है। जैसे वो पहली बॉल खेलता है ना, वो फाइनल का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम होता है। जैसे जैसे थोड़ी सी बॉल वो खेलता रहता है, उसका प्रेशर जो है वो कम होता रहता है। तो सेम वैसे ही है, अगर आप अच्छे शॉट्स पहले ही, मतलब अच्छे क्वेश्चंस पहले ही अटेम्प्ट कर लोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग आप ज़्यादा अच्छे से जो है पेपर को लिख सकते हो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है टाइम मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और सबसे ज़्यादा प्रेशराइज करने वाली चीज़ है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा बच्चे कि आपने मान लो पेपर में 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए और घर आके देखा वो क्वेश्चन हो गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो टाइम का प्रेशर होता है, ठीक है। वो टाइम का प्रेशर होता है, आपके पास टोटल 180 मिनट्स होंगे पेपर को सॉल्व करने के। अब यहां पर भी मैंने बहुतों को देखा है कि वो ये बता रहे हैं कि इस सेक्शन पर इतना टाइम ही लगाना है, इस सेक्शन पर इतना टाइम ही लगाना है, बट मैं बच्चे आपको कहूंगा कि ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि फिर वही बात है, मुझे कौन सा सी सेक्शन सारा ही आता है, मुझे कौन सा डी सेक्शन सारा ही आता है, जरूरी तो नहीं है कि मैं सब बच्चों को साथ में लेके चल रहा हूं। तो मैंने इसके थोड़े से एफर्ट किए हैं कि अगर मैं यहां पर लिख देता हूं पहले, जैसे 1.5 मिनट एक क्वेश्चन पे, यहां पर 3 मिनट, यहां पर 5 मिनट, ठीक है, यहां पर 12 मिनट, यहां पर 12 मिनट। अब देखो ये जो मैंने टाइम लिखा है ये अप्रॉक्सीमेटली लिखा है। अगर आप, मैं वैसे पहले बता देता हूं आपको, अगर हम सारे टाइम को जोड़ें तो हमारे पास टोटल 159 मिनट्स में हमारा पेपर हो जाएगा।
ठीक है, तो हमारे पास 20 मिनट्स अराउंड बच जाएंगे, उसमें हम पेपर को जो है दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का पेपर है। ठीक है, हो सकता है कि कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, हमने लिखना 3 हो लिख 5 दिया, लिखना प्लस हो लिख माइनस दिया, तो इस तरह की गलतियों को हमें थोड़ा सा दोबारा से देखना है। अब देखो ये मैंने जो टाइम जो भी दिया इस पर थोड़े से एफर्ट किए हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा देखो पहली बात तो आपने ना अपनी जो घड़ी है वो पहन के जानी है, जो डिजिटल वॉच नहीं पहन के जानी है आपने, जो सिंपल वॉच होती है वो लेके जानी है, और पहननी नहीं, वो अपने सामने रख देनी है, अपने सामने रख देनी है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी तरह जिस तरह से भी पेपर अटेम्प्ट करोगे, देखो एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है। कई बार क्या होता है, देखो आपके साथ हुआ होगा, जैसे सपोज आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन फंस गया और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे हुए और बाद में देखा तो आपके 15 या 20 मिनट खराब हो गए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 15-20 मिनट लग गए, बट हम 15-20 मिनट एक क्वेश्चन के ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको ये टाइम दिया कि आप ये सोचो कि जो पांच नंबर का ये क्वेश्चन है, इस पर मैं 12 मिनट की अप्रॉक्सीमेटली लगाऊंगा। देखो एग्जैक्टली नहीं, पर एक सोच के देखो, अगर एक 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको आता है, आपको हार्डली उसको करने में 5 मिनट लगेंगे, टाइम एडजस्ट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता, थोड़ा सा बनाने में एफर्ट, मतलब इसमें +2 -2 हो सकता है, अगर 12 से 14 मिनट लगे कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, बट एक रफली आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इससे ज़्यादा मैं टाइम किसी क्वेश्चन पर वेस्ट नहीं करूंगा। और अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो बच्चे आपने आधी गेम जीत ली, मैं आपको यही बोलूँगा। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता है ना पेपर में, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको पेपर आता है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर ली, आप पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप मार्किंग। ठीक है, स्टेप मार्किंग। अब ये मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें नहीं बोलूंगा, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। देखो ये सीबीएसई का जब भी पेपर चेक होने जाता है एग्जामिनर के पास, तो एक एग्जामिनर को इस तरह से एक पूरा पेपर को जो सॉल्व किया रहता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से स्टेप्स मिलते हैं कि अगर बच्चे ने ये स्टेप, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, y dx x + 2y² dy। और अगर आप मेरे से पढ़े हो, आपको पता है ये होमोजीनियस नहीं है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली टाइप की। अगर आपने सिर्फ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान ली, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आपने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। और अगर आपने थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया, आधा नंबर और लास्ट में फाइनल आंसर देने पर आधा नंबर। मैं नहीं बोल रहा, ये सीबीएसई बोल रही है। मतलब कहने का मतलब यही है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता, मतलब कोशिश करो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इसमें मैं एक बात ऐड कर देता हूं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उसके ग्रेस मार्क उन बच्चों को मिलते हैं जो उस क्वेश्चन का, जैसे सपोज आपका 21st क्वेश्चन जो है वो उसमें कुछ स्टेटमेंट में गड़बड़ थी, आपने पूरे पेपर में कहीं पर क्वेश्चन नंबर 21 का जिक्र ही नहीं किया, तो आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे। सपोज मतलब आपने क्या किया, सपोज मैं मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, 20th सॉल्व कर दिया, यहाँ पर 21 को छोड़ दिया, लिख के छोड़ दिया, यहाँ पर 22, अगर आपने लिख के छोड़ा तो आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे। बट अगर आपने 21st क्वेश्चन का एफर्ट ही नहीं किया, क्वेश्चन नंबर भी नहीं डाला, तो आपको कोई भी ग्रेस मार्क जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ग्रेस मार्क हर बार मिलता है, बट मैं जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ भी है तो हमें वो मतलब कि जो बोलते हैं ना कि अगर हमें मौका मिलता है तो हमें मौके पे चौका मार देना चाहिए। ठीक है, तो आई होप इस स्टेप मार्किंग के चीज़ों को आप समझ पाए हो कि हमें कुछ ना कुछ पेपर में लिख के आना, ताकि हमें स्टेप मार्किंग जो है वो मिले। अब छोटी छोटी कुछ मेरी तरफ से बोनस टिप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ में क्या लिखा हुआ है, रफ वर्क ऑन द लास्ट पेज। अब बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जो है यहाँ पर इस पेज पर ही जो शीट है उसके यहाँ पर रफ वर्क करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन भी लेंथी होता है, रफ वर्क में बहुत सारी कटिंग होती है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता, कई बार बहुत मैसी हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने लास्ट पेज पे वहाँ पर ऊपर लिख देना कि ये रफ वर्क है, और वहाँ पर सारा रफ वर्क कर देना, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा अच्छा है। मतलब जस्ट मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है जी, आपकी लिजिबल राइटिंग। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक की राइटिंग सेम नहीं हो सकती, हर एक की राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती। लिजिबल से मेरा मतलब ये है कि आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी हो, मतलब पढ़ी जा सके। कई बार क्या होता है कि बच्चे कई की राइटिंग सुंदर, बहुत कर्सिव राइटिंग बहुत सुंदर लिखते हैं, बट वो इतनी कर्सिव अच्छे तरीके से लिखते हैं, स्टाइल से लिखते हैं कि वो पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपका फॉन्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ा जा सके।
कटिंग कम से कम करो, लिजिबल राइटिंग मतलब साफ साफ आपको काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका लाइन आफ्टर एवरी क्वेश्चन। अब ऑब्वियसली बात है लाइन लगाना मतलब कई बार बच्चों को ये इम्पॉसिबल सा लगता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे सपोज मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लाइन मारो, स्केल उठाओ, फिर लाइन, इतना टाइम नहीं होता। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन खत्म हुआ, मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी। ये क्वेश्चन खत्म हुआ, मैंने इस तरह से कर दिया। ये क्वेश्चन खत्म हुआ, मैंने इस तरह से लाइन लगा दी। ध्यान से देखो, अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये सेकंड, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। मतलब अगर आप इस तरह से लाइन लगा दोगे, एक लाइन छोड़ के एक लाइन लगा देना, बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर जो है मतलब इस तरह की प्रेजेंटेशन से क्या होता है कि आपका पेपर जो है मतलब कि देखने में अच्छा लगे एग्जामिनर की तरफ। प्रेजेंट का मतलब ही यही है कि एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन जो आपका अच्छा पड़े। हाईलाइट योर आंसर है, मतलब जो भी आंसर लिख रहे हो उसको लास्ट में हाईलाइट कर दो कि ये हमारा जी आंसर है। थोड़ा सा मतलब सब बातें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितने मेरे एक्सपीरियंस में हैं, जितना मेरे साथ बीता हुआ है, मतलब जो भी कुछ है वो मैं इस वीडियो में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि इससे आपके मार्क्स जो हैं ड्रास्टिक इंप्रूव हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपकी नॉलेज काम आने वाली है। बट हाँ, अगर हम पेपर को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट या प्रेजेंट करते हैं ना, जैसे वो बोलते हैं ना कि एक बंदे को नॉलेज तो बहुत है बट उसको बोलना, कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है कि वो अपनी बातें अच्छे से रख नहीं पाता। तो आपको अपनी बात, अपनी नॉलेज जो है एग्जामिनर के सामने रखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में मैं आप सब बच्चों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब बच्चों का पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है बच्चे। ठीक है, आपने बहुत एफर्ट किए हैं, हम सब ने मिलके बहुत मेहनत की है, हम सब का जो है वो पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। एक पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे और लास्ट में मैं अपनी लाइन को कंप्लीट करूंगा कि पेपर जो है वो आपका है, तो उम्मीद भी खुद से रखें।